हे एवरीवन। तो आज है अपना बेसिक मैथ्स का लेक्चर नंबर 16। तो आज हम पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन, और इसका ये केवल एक ही पार्ट होगा क्योंकि इंटीग्रेशन अपने एग्जाम में उतना डेप्थ में नहीं है जितना आप लोग मैथ्स में पढ़ते होंगे, जिसके अंदर आपको इंटीग्रेशन के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, उतना डेप्थ में नहीं जाएंगे हम। ओके, जितना अपने सब्जेक्ट के लिए नीड है हम उतना ही देखने वाले हैं। और 90% केस में केवल इसका एक फॉर्मूला ही काम आता है बस। ओके, आइए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसे देखिए कि डिफरेंशिएशन में हमने चीजों को तोड़ के देखना सीखा था। ओके, छोटा 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 करके, जहां पर चीजें x टेंड्स टू 0 होती थी। ओके, यहां पे क्या है ना, यहां पे हमें चीजों को बढ़ाना है। ठीक है, आइए। सो लेट सपोज कीजिए कि अगर आपको मैं एक रेक्टेंगल दूं और इस रेक्टेंगल के अंदर मैं आपको दो एरिया दे दूं। ओके, पार्टीशन करके, ये इसका ऐसा मैंने पार्टीशन किया और आपको बोला कि लेट सपोज दिस इज A1 एंड दिस इज A2। और आप लोग बोलोगे इसका टोटल एरिया कितना होगा। अगर आपको ये दो लोगों में डिवाइड करना है तो आप लोग इसका प्रॉपर 50-50 करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप है, इसके लिए हम लोग इसका 50-50 कर सकते हैं। ठीक है, लेट इट बी कि मैं अगर आपको दूसरा शेप देता हूं, कोई ये वाला शेप देता हूं मैं आपको। ओके, इसको अगर आपको दो लोगों में डिवाइड करना है तो फिर से भाई आप लोग 50-50 ही करेंगे, दो इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर देंगे। सीधा काहे नहीं होता ये। ओके, सो दिस इज एरिया A1 एंड दिस इज एरिया A2। चाहे कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप हो, आप लोग उसको दो हिस्सों में डिवाइड ही करोगे। राइट एंगल ट्रायंगल ही क्यों ना हो, दो लोगों में डिवाइड करना है, बस कुछ नहीं करना। यहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है आपको, या आपका A1 बन जाएगा या आपका A2 बन जाएगा। मीन्स अगर कोई शेप ज्योमेट्रिकली सिमेट्रिक हो तो उसको डिवाइड करना इजी है, चाहे वो स्फीयर हो, हेमिस्फीयर हो, सर्कल हो, इजीली उसको डिवाइड किया जा सकता है। ओके, यहां तक कि एलिप्स को भी डिवाइड किया जा सकता है। इसमें क्या मिलने वाला है आपको, चाहे आप ऐसे डिवाइड कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, या आपका एरिया A1 बन जाएगा या आपका एरिया A2 बन जाएगा। प्रॉपर दो लोगों में डिवाइड किया जा सकता है, यहां तक कि तीन लोगों में भी किया जा सकता है, बट मैं दो का ही रखता हूं। ओके, अब अगर लेट सपोज आपके पास में क्या है, एलिप्स है। बहुत ईजी है इसका इसको दो लोगों में डिवाइड करना। चाहे आप ऐसे बांटो या फिर आप ऐसे बांटो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। या आपका एरिया A1 बन जाएगा या आपका एरिया A2 बन जाएगा, दोनों लोग को बराबर ही मिलेगा, किसी को कम या ज्यादा नहीं मिलने वाला। ओके, लेकिन मामला तब बिगड़ जाता है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास कोई रैंडम ग्राफ है, उसका एरिया कैसे निकालूंगा मैं। ओके, जैसे कि ये देखिए, जैसे कि लेट्स सपोज कीजिए कि अगर आपके पास एक खेत है। ओके, और वो खेत कोई रैंडम शेप का है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे निकाल दूं क्या। ओके, जैसे कि कोई एक खेत है और आपको अगर इस शेप को अब दो लोगों में डिवाइड करना है, तो आप ऐसा तो नहीं बोलोगे ना कि क्या ही करना है, बीच में से दो पार्ट बना दो, क्या पता किसी को ज्यादा मिले किसी को कम मिले। तब समझदार इंसान बोलेगा नहीं, एक काम करो, इसके चार पार्ट बनाओ। दो पार्ट में नहीं होता है ना, इसके इसके चार पार्ट बनाओ। ओके, लेट एरिया A1 A2 A3 एंड A4। तो दो लोगों को अल्टरनेट में जोड़ के दो, मीन्स एक को A1 प्लस A3 दो
और एक को A2 प्लस A4 दो। क्वाइट अच्छा मेथड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर दोनों को बराबर नहीं मिलेगा। फिर कोई बोलेगा एक काम करो और पार्ट्स इसके बना दो। मीन्स क्या क्या करना है, इसको और भागों में डिवाइड करते जाना है जब तक दोनों को क्या हो, बराबर एरिया ना मिल जाए। तो यहाँ पे हम कितना डिवीजन करेंगे कि उनको बराबर में एरिया मिले। लेट A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। क्या करना होगा, अल्टरनेट देते हुए चले जाओ। 1 2 3 4 मतलब A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 एक को दे दो, देन A2 प्लस A4 प्लस A6 A8 एक को दे दो। क्वाइट अच्छा मेथड है, बट इससे भी ना दोनों को प्रॉपर नहीं मिलने वाला। तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत और ज्यादा तो रहेगा ही रहेगा। तो इससे बचने के लिए किया क्या जाए, तो ठीक है, इससे बचने के लिए एक मेथड क्या है आपके पास में, कि आप यहाँ पे लेट सपोज करो कि ये वो रैंडम कर्व है आपका। ओके, अब इस रैंडम कर्व को आपको देखना कैसे, ध्यान से देखो। यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डालनी है और यहां से एक स्ट्रेट लाइन ऐसे डालनी है। ओके, नाउ नाउ मुझे इसका एरिया कैलकुलेट करना है। ओके, मुझको इस वाले का एरिया कैलकुलेट करना है कि इसका एरिया कितना आएगा। अब ये कोई प्रॉपर ज्योमेट्रिकल शेप भी नहीं है, तो मैं इसको निकालू कैसे। कुछ नहीं करना है, इसको सबसे पहले आप लोग कहाँ पे लाइए, यहाँ पे लाइए, वाई और एक्स एक्सिस के ऊपर। ओके, अब ध्यान दीजिए कि मुझे एक्स एक्सिस पे इसका पहला पॉइंट पता है और एक्स एक्सिस पे इसका लास्ट का पॉइंट पता है। ओके, ये वाला क्या होगा मेरा, ये वाला मेरा होगा x1 और इसको मैं मान लेता हूं x2। ओके, अब ध्यान दीजिए जरा, इसके अंदर अगर मुझे मान लो बीच में से एकदम पार्टीशन करना पड़े तो क्या सही होगा, बिल्कुल भी नहीं यार। A1 और A2 में ऐसे डिवाइड तो नहीं कर सकता, इसको थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, इसको थोड़ा कम मिलेगा एरिया, बिल्कुल भी नहीं। हम लोग थोड़ा और चेंज करेंगे। ओके, ये देखो, हमने क्या किया, हमने एरिया और इंक्रीज कर दिया लाइंस को। हमने नंबर ऑफ एरिया थोड़े ज्यादा कर दे। ठीक है, इसको मैंने क्या लिख दिया, A1 A2 A3 और A4। तो पहले इंसान को कितना मिल रहा है, A1 प्लस A3 अल्टरनेट में देना है, दूसरे वाले को कितना देना है, A2 प्लस A4। क्वाइट अच्छा मेथड है, बट फिर भी प्रॉपर तो दोनों को मिलेगा नहीं यहाँ पर। ओके, आगे क्या की आगे क्या किया जाए, थोड़ा और छोटा किया जाए एरिया। ओके, एरिया थोड़ा और छोटा किया जाए। बरोबर हर एक लाइन के बीच में लाइन मारो। ओके, कितना कितना मिल जाएगा, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 और A8। अल्टरनेट फिर से दे दो, एक को दे दो A1 प्लस A3 प्लस A5 प्लस A7 अल्टरनेट, और दूसरे वाले को दे दो A2 प्लस A4 प्लस A6 प्लस A8। क्वाइट ये भी अच्छा है, लेकिन दोनों को बराबर मिलेगा क्या, बोल नहीं सकते। ओके, दोनों को बराबर मिले कहा नहीं जा सकता। एक काम करता हूँ ना, इनको ना मैं जरा स्ट्रेट लाइन से रिप्लेस कर दूं।
ठीक है, तो अगर मुझे प्रॉपर एरिया निकालना है तो मुझे क्या करना होगा? डेफिनेटली मुझे इसको थोड़ा और छोटा करना होगा। समझ गए? मुझे इसको थोड़ा और छोटा करना होगा। किया जा सकता है, बट थोड़ा सा ना इसको एक स्ट्रेट लाइन दे दूं, क्योंकि यहाँ पर रंग फील करना है। बस रंग अलग अलग किया। इसके अंदर भी। उप्स। ओके, तो थोड़ा और इसको छोटा किया जाए। कैसा दिखाई देगा ये थोड़ा और छोटा करने पे? मीन्स मुझे आंसर जितना परफेक्ट चाहिए मुझे इसको उतना ही छोटा करना पड़ेगा। समझ रहे हो? जितना परफेक्ट आंसर आपको चाहिए इसको उतना छोटा छोटा करते चले जाओ। ओके। तो भैया जब आपको इतना छोटा करना पड़ जाए एकदम पतली स्ट्रिप के जैसा, तो वहां पर क्या ही होगा? वहां पर आप लोगों को उसको एक पतला सा स्ट्रेट लाइन ही समझना पड़ेगा, रियल में देखा जाए तो। ठीक है, उसको एक आपको स्ट्रेट लाइन ही समझना पड़ेगा। कुछ ऊपर भी जाएंगे इसके, ड्राइंग है ना, अब उतना तो ड्रॉ तो किया नहीं जाएगा बार बार। आप लोग स्केल से एकदम स्ट्रेट लाइन इसको खींच लेना, ठीक है? ऐसे ही पूरा यहाँ पे भर दिया जाएगा। भर देते हैं भाई। ठीक है, तो भाई जब इतना पतला पतला स्ट्रिप काट के निकाला जाए तो बोल सकते हैं कि अब शायद एरिया प्रॉपर निकल जाए। तो जब बात इतने पतले स्ट्रिप की होती है ना यहाँ पर, तो यहाँ पर इसके अंदर हम लोग रेक्टेंगल मान सकते हैं अब। ओके, जैसे कि रुक जाओ, एक फिगर में ही आपको ड्रॉ ड्रॉ करके दिखाता हूँ। एक्सेस। चलिए, अब ज्यादा कुछ नहीं करना आपको। अगर आप एक पतली सी स्ट्रेट लाइन को देखें, ये जो पतली सी स्ट्रेट लाइन है, इसको अगर जूम करके देखा जाएगा ना, तो ये आपको कहीं ना कहीं रेक्टेंगल से कम नहीं दिखेगी। ये एक रेक्टेंगल ही होती है शेप में। ओके, एक स्ट्रेट लाइन भी पूरी की पूरी रेक्टेंगल होती है शेप में। बस यहाँ पे आपको एक एक रेक्टेंगल खींच के जाना। ये एक रेक्टेंगल नहीं, मैं इसको एक पतला स्ट्रिप ही बोलूंगा। ओके, जो आपको समझना है। और ध्यान दीजिए कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, क्योंकि इस वाले ग्राफ का मुझे एरिया नहीं पता, लेकिन अगर मैं इसके अंदर कुछ एन नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में बना लेता हूँ, जैसे कि 10 12, तो मैं एक एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल सकता हूँ ना, जो कि इससे तो इजी ही मेथड है वो मेरे लिए। ओके, चलिए बहुत बढ़िया। ऐसे ही आप लोगों को भी ड्रॉ करना है यहाँ पर। इंटीग्रेशन का कैलकुलेशन टफ नहीं होता, बट थोड़ा समझने में टाइम लगता है बस, कि हम लोग इंटीग्रेशन कर क्यों रहे हैं।
ठीक है, अब ध्यान दो जरा यहाँ पर, इसका जो एरिया होगा, सबसे पहले इसका लेंथ देखो, ये जो लेंथ होगा ना, ये लेंथ होगा डेल्टा एक्स, बहुत छोटा सा लेंथ होगा ये, केवल इसका वाई एक्सिस ही चेंज हो रहा है, एक्स तो सब में कांस्टेंट है, ये जो नीचे का ब्रेड्थ है, ये ब्रेड्थ सबके लिए कांस्टेंट है, डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स डेल्टा एक्स। अगर ये एरिया A1 है, अगर ये एरिया A1 है, तो इसका ये जो लेंथ होगा, ये लेंथ होगा आपका y1, इसके लिए लेंथ होगा y2, इसके लिए लेंथ होगा y3, और ये बढ़ता चला जाएगा। तो अगर मुझे एरिया A1 लिखना है तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y1 इंटू डेल्टा एक्स। इसके लिए मैं क्या लिख सकता हूँ, लेट सपोज भी ये मेरा कितना नंबर है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये मेरा y18 है। तो यहां से लेके कहां तक, एरिया 18 तक, तो ये आपको क्या मिल जाएगा, y18 इंटू डेल्टा एक्स, ईजिली निकाल सकता हूं। तो अगर मुझे इसका टोटल एरिया लिखना हुआ तो मैं कैसे लिख सकता हूं, टोटल एरिया, टोटल एरिया ए इक्वल्स टू A1 प्लस A2 प्लस A3 अप टू ये n तक जाएगा मुझे, क्योंकि मैं और पतला रेक्टेंगल भी रख सकता हूँ ना डेफिनेटली, या फिर एक काम करो, पहले के लिए 18 ही ले लो आप लोग। तो ये क्या मिलने वाला है आपको, y1 इंटू डेल्टा एक्स, y1 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y2 इंटू डेल्टा एक्स प्लस y3 इंटू डेल्टा एक्स अप टू y18 इंटू डेल्टा एक्स। अब ध्यान दो जरा यहाँ पर कि आपने टोटल 18 लिखा है, तो मैथमेटिक्स के फॉर्म में आप लोग स्कूल में कैसे लिखते थे, समेशन ऑफ, ओके, समेशन ऑफ y n इंटू डेल्टा एक्स, और जो आपके n की वैल्यू होगी दैट इज 1 से लेके 18 तक होगी, ऐसे लिखते थे आप लोग, ओके। अब अगर स्कूल का आपको याद हो तो स्कूल में तो ऐसे ही लिखा जाता था, ओके। और अगर इसके लिए लिखना हो तो समेशन डेल्टा ए, छोटा, छोटे से एरिया की मैं बात यहाँ पे कर रहा हूँ, कहाँ से कहाँ तक, 1 से लेके 18 तक, ओके ओके। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, डेल्टा ए नहीं आएगा, ए आएगा, सॉरी, जहाँ पे आप लोग ने वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ली है, 1 से 18 तक लिया हुआ है, मतलब x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, और a की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, y इंटू डी एक्स, एन लिखना है तो ठीक है, नहीं तो ये भी चल जाएगा, ओके। ये तो हो गया जब मुझे वैल्यू पता हो। अगर इनकेस मुझे वैल्यू ना पता हो तो इस पॉइंट को मैं अगर x इनिशियल बोलूँ और इस पॉइंट को मैं अगर x फाइनल बोलूँ, कितने बीच में लाइन से हमें नहीं पता है बिल्कुल भी, तब हम क्या लिखेंगे, तब हम लिखेंगे टोटल एरिया, टोटल एरिया इक्वल्स टू समेशन ऑफ, ओके, टोटल एरिया इक्वल्स टू समेशन ऑफ y इंटू डेल्टा एक्स, वैल्यू कहाँ से कहाँ तक, x इनिशियल से x फाइनल तक, वी डोंट नो दी वैल्यू। तो ये तो हो गया अपना बेसिक मेथड लिखने का, ठीक है। अगर मैं ये डेल्टा एक्स जो मेजरेबल है, इसको मैं मेजर रियल में यहाँ पे कर सकता हूँ चाहूँ तो, बट अगर ये मेजरेबल ना हो, बहुत पतला हो जाए, n नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन्स यहाँ पर रख दूँ, तो तब अपना डेल्टा एक्स कन्वर्ट होगा dx में, डिफ्रेंसिएशन में हम लोग ने देखा था। तो अगर इसको मैं y इंटू डी एक्स लिखना चाहता हूँ, तो ये जो समेशन वाला सिंबल है, ओके, दिस समेशन सिंबल विल चेंज इनटू सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन के सिंबल में चेंज हो जाएगा, लिमिट x इनिशियल से लेके x फाइनल तक, दिस इज योर टोटल एरिया विल बिकम, समझ गए। इन शॉर्ट हम लोग जहां कहीं भी एरिया अंडर दी ग्राफ की बात करने वाले हैं, हम लोग सीधा सीधा वहां पे इंटीग्रेशन ही करेंगे, ओके। समझ गया इतना कि हम लोग इंटीग्रेशन कहां से लाते हैं, दिस समेशन सिंबल, दिस समेशन सिंबल विल रिप्लेस बाय इंटीग्रेशन, कब, जब डेल्टा एक्स रीच करेगा बहुत छोटे वैल्यू को,
बहुत छोटे वैल्यू को, मीन्स इन्फिनिट टाइम्स छोटा वैल्यू होगा वो। क्लियर एकदम, बहुत बढ़िया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होता है ना, इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के एकदम उल्टे होते हैं। समझ गए? दोनों क्या होते हैं? दोनों एक दूसरे का पूरा पूरा उल्टा होता है। ठीक है, आप लोग ऐसा भी लिख सकते हो, डिफरेंशिएशन, यहीं पे लिख दो क्या कहीं? यहीं लिख देता हूं ना, डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। ओके, दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। अगर मैंने डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन कर दिया तो मुझे ओरिजिनल फंक्शन ही रिटर्न मिल जाएगा। ओके, जैसे कि सपोज करो यहां पे मेरे पास क्या है, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू कुछ मेरा फंक्शन है, लेट इट बी पी लिख देता हूं मैं। ओके, देखिए इसको काम करिए, हम लोग एफ डैश एक्स ही लिखते हैं ना, शुरू से ही लिखते हैं। चलिए देखिए, लेट y इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स, आपने डिफरेंशिएट किया, यू विल गेट डी वाई बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, इट विल बिकम एफ डैश एक्स। ओके, अब आपने क्या किया, डी एक्स को यहाँ पे भेजा, तो ये आपको मिल जाएगा डी वाई एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब इसके ऊपर आप लगा देंगे इंटीग्रेशन, डी वाई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान में रखना, हम लोग यहाँ पे dy का इंटीग्रेशन कर रहे हैं, मतलब मैं पूरा लिखना चाहता हूँ dy। ओके, जैसे कि आपको यहाँ पे dx मिले तो आप लोग x लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dp मिले तो p लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dz मिले तो z लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ df मिले तो f लिख सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ dm मिले तो आप लोग पूरा का पूरा मास m लिख सकते हो। समझ गए? क्योंकि मैं उसको पूरा इंटीग्रेट कर रहा हूं, मैं टोटल सम कर रहा हूं, तो dy का सम कितना मिलने वाला है, y। ये डिफरेंशिएशन और ये इंटीग्रेशन आपस में एक दूसरे को कैंसिल करके अगन अब मुझको क्या दे देंगे, एफ ऑफ एक्स। तो मैं जहां से स्टार्ट किया था वहीं दोबारा पहुंच गया। तो इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन आपस में एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। जैसे कि अगर मुझे ऐसा लिखना है, देखो, लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, ओके, डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स, इट विल बिकम डी वाई बाय डी एक्स। ओके, बट अगर आप इसी बात को चेंज करके लिखना चाहें, अगर मैं इसको समेशन में लिखना चाहूं, कैसे लिख सकता हूं, समेशन ऑफ, ओके, मैं टोटल एरिया की बात कर रहा हूं, समेशन ऑफ, ओके, वेर लिमिट डेल्टा एक्स टेंडिंग टू जीरो, यहाँ पे एक्स इनिशियल एक्स फाइनल वाई इंटू डेल्टा एक्स। तो सबसे पहले तो ये आपका बनेगा इंटीग्रेशन, एक्स इनिशियल से एक्स फाइनल, और ये आपका बन जाएगा वाई इंटू डी एक्स। ध्यान में रखना है कि डेल्टा एक्स की वैल्यू जीरो के लगभग होगी तभी ये डी एक्स बनेगा, नहीं तो ये डी एक्स नहीं बनने वाला है आपका। ओके, क्लियर? मतलब एरिया मेरा बहुत कम होना चाहिए, वो मेरा ब्रेड तो जो है ना उसका लगभग अप्रोक्स टू इक्वल्स टू जीरो होना चाहिए, लेकिन जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, जीरो टच करना चाहिए, जीरो पहुंचना नहीं चाहिए। क्लियर? ठीक है, चलिए देखिए, मैथमेटिक्स में इंटीग्रेशन का सिंबल होता है आई, और ये अपना सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन है। ओके, ये इसका x1 x2, इसको हम लिमिट्स बोलते हैं,
देन यहाँ पे आपका मिल जाएगा आपको एफ ऑफ एक्स मीन्स वाई इंटू डी एक्स, बट वाई एज अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। ओके, अब देखिए ये वाला जो सिंबल है आपका, ये वाला सिंबल आपका किस चीज का है? सिंबल ऑफ इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन सिंबल, इसको हम लोग बोलते हैं अपर लिमिट। ओके, इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। क्लियर? इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। फिर इसको बोला जाता है इंटीग्रेंड, जिसको हम लोग इंटीग्रेशन करने वाले हैं। ओके, नाउ दिस वन इज नोन एज वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। ये वाला जो टर्म है वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन, जैसे कि डिफरेंशिएशन में कांस्टेंट जीरो बनता था ना, यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होता है जीरो। ओके, अब एक बात ध्यान ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ नोट, if integration is written with limits, then it is known as definite integration. डेफिनेट इंटीग्रेशन। अगर लिमिट नहीं होगा तो क्या लिखते हैं हम लोग? इनडेफिनेट इंटीग्रेशन लिखते हैं। ओके, क्योंकि लिमिट लगाते ही इसका एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो हम लोग इनडेफिनेट बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी देखा था जब मैंने यहाँ पे रेक्टेंगल्स लिए थे कुछ, तो ऊपर ऊपर का एरिया कुछ यहाँ पे खाली जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐड नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है। तो ये जो एरिया खाली खाली जाता है ना, बस इसीलिए हम लोग एक एक्स्ट्रा में भी सी लगाते हैं, ताकि वो इसको दिखा सके। मतलब क्या, मेरा आंसर इनडेफिनेट है, फिक्स नहीं है, थोड़ा बहुत तो ऐड होगा ही होगा। ओके ओके, चलिए अब आते हैं अपने इंपॉर्टेंट पार्ट पे। जैसे कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन का फॉर्मूला होता है एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। ओके, एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन। अगर उसी तरह मैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स रेस टू एन इंटू डी एक्स निकालूंगा, तो इसका फॉर्मूला होगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, जहां पर n की वैल्यू माइनस वन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर n की वैल्यू माइनस वन हुई तो नीचे जीरो बन जा रहा है। ये माइनस वन को छोड़ के हर वैल्यू के लिए सेटिस्फैक्टरी आंसर देता है। क्लियर एकदम? बस ये माइनस वन के लिए काम नहीं करता है। ठीक है, अब जैसे देखिए यहाँ पर अगर इंटीग्रेशन ऑफ आपका टू इंटू डी एक्स लिखते हो आप लोग, ओके, तो दो तो कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, तो इट विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स। और इसका इंटीग्रेशन मैंने अब भी बताया, सिर्फ पूरा पूरा जोड़ के लिख दो, क्या आ जाएगा आपका? 2x आ जाएगा किसी भी टर्म के लिए। जैसे कि वहां पे कांस्टेंट जीरो बनता था, यहाँ पे कांस्टेंट जीरो नहीं बनता है, समझ गए? यहाँ पे कांस्टेंट क्या होगा? यहाँ पे कांस्टेंट जीरो नहीं बनेगा आपका। ओके, चलिए अच्छा देखिए, जैसे कि अगर क्या इसका मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो ये आंसर मेरे को मिलेगा। आइए, क्योंकि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे होते हैं ना, तो आइए मैं अगर डी बाय डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन करता हूं तो क्या होगा? सबसे पहले तो ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा एन प्लस वन। उसके बाद में यहाँ बचेगा डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेस टू एन प्लस वन। ओके, फॉर्मूला कौन सा लगेगा? ये लगेगा, बस एन की जगह पे एन प्लस वन है, तो ये वन अपॉन एन प्लस वन,
n+1 बाहर आएगा इसका, इंटू एक्स की पावर n-1, बस क्या है n की जगह पे +1 -1, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपको मिल गया एक्स की पावर n। अगेन वही टर्म मेरा वापस मेरे को मिल गया, समझे एकदम। तो फॉर्मूला बहुत सिंपल है और 90% केस में आपका यही वाला फॉर्मूला सिर्फ यूज होगा। बहुत सारी जगहों पे x⁻n इक्वल्स इंटू dx वाला ही फॉर्मूला यूज होगा। ओके, अब देखिए यहाँ पे जब तक आपका इंटीग्रेशन मीन्स कुछ डेफिनेट नहीं लगेगा ना, लिमिट्स नहीं लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग प्लस में कांस्टेंट सी भी लिखती है। कांस्टेंट सी क्या दिखाता है कि अगर मेरे पास लिमिट नहीं पता है मुझे, फिर भी मैंने एरिया निकाल लिया है, तो उस एरिया में कुछ और चीज़ें ऐड हो सकती हैं, मे बी वो वैल्यू पूरी ना हो। बट अगर यहाँ पे इंटीग्रेशन रहता है, जैसे कि मैं अगर इंटीग्रेशन ऑफ x² इंटू डी एक्स करता हूँ, ओके, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर n के हिसाब से x⁻² अपॉन 2+1 इक्वल्स टू, यहाँ सॉरी प्लस में c ऐड हो जाएगा, इट विल बिकम x³ अपॉन 3 प्लस c इंटीग्रेशन ऑफ x3 dx। ओके, बट अगर इसी में लिमिट होता, सॉरी x² है ये, बट सपोज कि अगर इसी में लिमिट होता इंटीग्रेशन ऑफ 1 से 2 x² dx, ओके, तो आपका आंसर क्या मिलता है यहाँ पे, सबसे पहले तो इंटीग्रेशन मिलता x3/3 जो मुझको मिला है यहाँ पर, देन 1 से 2, अब c नहीं आएगा क्योंकि मेरे पास प्रॉपर लिमिट है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं अपर लिमिट और इसको हम बोलते हैं लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट की वैल्यू रखते हैं, देन अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ऐसा कैलकुलेशन होता है यहाँ पर, अपर लिमिट माइनस ऑफ लोअर लिमिट। तो सबसे पहले अपर लिमिट को सब्स्टिट्यूट करो, 2 का क्यूब अपॉन 3 माइनस ऑफ लोअर लिमिट 1 का क्यूब अपॉन 3, तो अपर लिमिट की वैल्यू रख के देन माइनस विद लोअर लिमिट, तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 8/3 माइनस 1/3, योर आंसर विल बिकम 7/3। मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ x² dx 1 से 2 की लिमिट में जो एरिया है वहाँ पर क्या है, क्योंकि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है आपका, ये ग्राफ आपका बनेगा पैराबोला, लेट इट बी कि 1 यहाँ पर है और 2 की वैल्यू यहाँ पर है, तो इसके बीच में जो एरिया ये वाला मिलेगा ना आपको, ये एरिया आपको मिलने वाला है 7/3 का एरिया आपको मिल जाएगा। क्लियर एकदम, कोई प्रॉब्लम है नहीं। चलिए तो फॉर्मूला को ही कंटिन्यू किया जाए। अपने सब्जेक्ट में सी की जरूरत नहीं पड़ती इतनी बार बार लिखने की। ओके, चलिए सेकंड फॉर्मूला, इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स, सॉरी इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स, इंटीग्रेशन ऑफ के डी एक्स क्या मिल जाएगा, के बाहर निकल जाएगा, डी एक्स यहाँ पे आ जाएगा, पूरा इंटीग्रेशन के एक्स हो जाएगा। ओके, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ के एक्स डी एक्स, के फिर से बाहर निकल जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी एक्स, अगेन एक्स की पावर 1 है यहाँ पे, तो 1+1 अपॉन 1+1, तो k इंटू x² अपॉन 2, ठीक है, तो क्या मिल जाएगा मेरे को, ये हाफ kx²। चलिए जैसे कि d/dx ऑफ e⁻x आपका क्या होता है, e⁻x होता है, इसमें भी इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻x dx भी e⁻x ही होता है। ये एक ऐसा फंक्शन है जो चेंज ही नहीं होता, कोई कितना भी चेंज करवा ले ये चेंज नहीं होगा। ओके, अगला फंक्शन d/dx ऑफ 1/x क्या होता है आपका, ln x होता है और log x होता है। ओके, log x लिख देता हूं मैं, log of x विद द बेस e। ओके, तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ 1/x कितना होगा आपका, सोच के बताइए जरा, log x तो नहीं होगा बिल्कुल भी, बस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज क्या होता है, यहाँ पे x की पावर -1 बन जाती है, और मैंने आपको बोला है कि n की वैल्यू 1/x नहीं होनी चाहिए, सॉरी n की वैल्यू -1 नहीं होनी चाहिए। अब क्या किया जाए, सोचो जरा,
ओके, तो x की पावर -1 नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे ये आंसर बनता है आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log ऑफ e विद द बेस x प्लस सी। ओ यहाँ पे ये उल्टा लिख दिया, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ log ऑफ x विद द बेस e, ये 1/x आता है। तो अगर मैं 1/x का इंटीग्रेशन करता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे? log ऑफ x मिलेगा। क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक? बिल्कुल भी। चलो इसको लिख लो सब लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो जैसे अगर मैं d/dx ऑफ e रेस टू ए एक्स प्लस बी लिखता हूं, तो ये क्या मिलने वाला है? e रेस टू ए एक्स प्लस बी इंटू d/dx ऑफ ए एक्स प्लस बी, मतलब a इंटू ई रेस टू ए एक्स प्लस बी। मीन्स यहां पर मैं क्या करता हूं, डिफरेंशिएशन में एक्स्ट्रा चीजों का मल्टीप्लीकेशन होता है, लेकिन अगर यही मैं इंटीग्रेशन करता हूं, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी टाइम्स डी एक्स, तो इसके लिए हमको जो एक्स्ट्रा चीजें हैं उसका डिफ्रेंसिएशन डिवाइड करना पड़ता है। जैसे कि ई रेस टू ए एक्स प्लस बी लिखा मैंने, अब मैं इस फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, यहां पर मैं डिवाइड करूंगा। ये एक रूल है, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, कि डी बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। ओके, देन प्लस सी आपका यहाँ पे आएगा। इसका आंसर आपका होगा ए, तो ई रेस टू ए एक्स प्लस बी दी होल डिवाइडेड बाय ए प्लस सी। यह आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू ए एक्स प्लस बी डी एक्स का आंसर। क्लियर? अब जैसे देखिए आपने यहाँ पे क्या लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इंटू डी एक्स। अब अगर ध्यान से पहचानो आप लोग, तो इसका फॉर्मूला क्या मिल गया आपको? इसका फॉर्मूला आपको मिल गया log ऑफ x ना, इसका फॉर्मूला आपको मिल गया log ऑफ x। बट x का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो कि अगर x का डिफरेंशिएशन क्या लिखा है आपको, 1 होता है, वो ऊपर लिखा हुआ है। तो किसी भी फॉर्मूले का अगर नीचे f ऑफ x है और अगर ऊपर उसका f डैश x मतलब डिफरेंशिएशन लिखा हुआ है, तो उसका आंसर क्या मिलेगा आपको? log ऑफ f ऑफ x विद द बेस e। जैसे फॉर एग्जांपल डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्या हो जाएगा? डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स आपको मिलने वाला है कॉस एक्स। ओके, तो ये मेरा हो गया एफ ऑफ एक्स और ये मेरा हो गया एफ डैश एक्स। ठीक है, तो ध्यान से देखिए कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स नीचे आएगा, एफ डैश एक्स ऊपर आएगा। अगर मैं इसको कॉस एक्स लिखता हूं और मैं अगर इसको साइन एक्स लिखता हूं, तो इसी का डिफरेंशिएशन ऊपर लिखा हुआ है। ओके, तो ये क्या बनने वाला है? लॉग ऑफ विद द बेस ई, इसका लॉग एफ ऑफ एक्स का, मतलब लॉग ऑफ साइन एक्स। ठीक है, और ये आपका क्या बन गया? कॉस बाय साइन आपका होता है कॉट, तो कॉट कॉट एक्स इंटू डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा? लॉग ई को मैं एल एन भी लिख सकता हूँ, एल एन ऑफ साइन एक्स। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए, तो आई गेस कि आपको यहां तक समझ में आ रहा होगा। तो इंपॉर्टेंट वाला रूल तो अपना वही है, एक्स की पावर एन, और एक ये कि हम लोग डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, ऊपर जो भी चीज रखा होगा उसका डिफरेंशिएशन हम लोग डिवाइड करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे ऐसा लिखा होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स। ओके, नए वाले पेज पे लो क्या? लेट इट बी। यहाँ पे अगर ऐसा लिखा होता, इंटीग्रेशन ऑफ 1/ए एक्स प्लस बी इंटू डी एक्स,
तब ध्यान से देखिए जरा यहाँ पर कि ये 1 अपॉन में लिखा हुआ है, तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको, log ऑफ ए एक्स प्लस बी विद द बेस ई, ओके, देन डिवाइडेड बाय जो एक्स्ट्रा फंक्शन है ना उसका डिफरेंशिएशन, डी बाय डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी। क्या मिल जाएगा आपको ये, 1/a इंटू लॉग ऑफ ए एक्स प्लस बी विद द बेस ई। क्लियर? कोई प्रॉब्लम है तक आपको? बिल्कुल भी नहीं। चलिए, जैसे कि अगर इंटीग्रेशन किया जाए अंडर रूट ऑफ 3x प्लस 2 dx का, ठीक है, तो सबसे पहले क्या ध्यान ध्यान में रखना है आपको कि 3x प्लस 2 एक लीनियर फंक्शन है जिसका पावर 1/2 है, तो सबसे पहले अप्लाई होगा x की पावर n का फॉर्मूला, मीन्स 3x प्लस 2 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1, कितना बन जाएगा ये, 3/2 बनेगा, ओके, इक्वल्स टू ये 3/2 हुआ, ये ऊपर जाके बन जाएगा आपका 2/3। काम करता हूँ पूरा ही लिख देता हूँ, तो ये आपको मिलेगा 3x प्लस 2 3/2 दी होल डिवाइडेड बाय 3/2, तो आंसर कितना मिल गया आपको, 2/3, 3x प्लस 2 की होल पावर 3/2। क्या आंसर इतने पे खत्म हो गया? बिल्कुल भी नहीं, इसका डिफरेंशिएशन डिवाइड होना बाकी है अभी, मीन्स डी बाय डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2, जो आंसर मिल जाएगा आपको 3। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 2/9, 3x प्लस 2 की पावर 3/2। ये 3 बाहर निकलेगा तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, 3/9। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग। ओके, आइए, ये इवेल्युएट करना है हमको। सो आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, 2 मिनट, सिंबल को ना मैं यहां से उठा ही लेता हूं। काफी लाइट आया है। ओके, क्वेश्चन में क्या दिया है, 2 3 x² dx। अब कौन सा फॉर्मूला लग जाएगा, x की पावर n का लग जाएगा, तो x की पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 प्लस c, इट विल बिकम x का क्यूब डिवाइड बाय 3 प्लस c। मिल गया आपको आई? सही है? बिल्कुल भी नहीं गधो, c नहीं आएगा यहाँ पर। अब आपके पास आ गया है लिमिट, तो लिमिट अप्लाई करो 2 3। तो सबसे पहले कैसे अप्लाई इसको इसको करोगे, पहले सब्स्टिट्यूट करोगे अपर लिमिट, तो क्या मिलेगा ये, 3 का क्यूब अपॉन 3 माइनस 2 का क्यूब अपॉन 3, क्या आ जाएगा आंसर आपके पास, 27/3 माइनस 8/3, मीन्स 27 माइनस 8 19/3 आपका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है, 19/3 यूनिट्स, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ओके, चलिए इसको देखिए, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है कॉस थीटा, फॉर्मूला चाहिए तो यहाँ पे लिख लो, पीछे अपना नहीं हुआ होगा तो। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, ओके, जो यहाँ पे वेरिएबल होगा अगर वही यहाँ पे रखा हुआ है, जैसे कि यहाँ पे थीटा है तो यहाँ भी थीटा है, यहाँ पे एक्स होता तो यहाँ भी एक्स होता, तो ही वो आंसर देगा, अदरवाइज वो उसको कांस्टेंट समझ के बाहर बाहर भेज देता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डिक्स क्या होता है आपका, बताइए, ये आपका होता है माइनस ऑफ कॉस एक्स, ओके, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी, बट अपने पास लिमिट है, तो यहाँ पे क्या मिलने वाला है मेरे को, आई इक्वल्स टू, ओके, आई इक्वल्स टू 0 to π/2 साइन थीटा डी थीटा, क्या मिल जाएगा मुझको ये, माइनस ऑफ कॉस थीटा,
माइनस ऑफ कॉस थीटा 0 टू π/2। तो सबसे पहले क्या रखूंगा मैं, अपर लिमिट रखने वाला हूँ यहाँ पर। देखो इसका माइनस क्यों है मालूम है, d/dx ऑफ कॉस एक्स, ये आपका होता है माइनस ऑफ साइन एक्स। तो अगर मैं इसका इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन करूंगा तो मुझे ये माइनस कॉस एक्स मिलेगा, समझ गए। तो ये यहाँ पे क्या मिल जाएगा आपको, माइनस ऑफ कॉस ऑफ π/2 माइनस ऑफ माइनस कॉस 0। ओके, कॉस 90 कितना हो गया आपका, सोच कर जरा, कॉस 90 आपका होता है 0, तो माइनस 0 माइनस माइनस प्लस कॉस 0 होता है 1, तो ये आंसर मिल जाएगा आपको 1। ओके, कितना मिल जाएगा आपको, 1 मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, r/dr। ओके, तो इंटीग्रेशन ऑफ a टू b 1/r/dr कैसे बन जाएगा मेरा ये, ln ऑफ, ओके, ln ऑफ r इंटू डी आर, लेकिन इसकी लिमिट्स हैं a टू b, तो पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ln b और log ऑफ b माइनस ln ऑफ a। ओके, तो थोड़ा सा ना लॉग का एक प्रॉपर्टी मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं पता होगा तो यहीं पे मैं लिख देता हूँ उसको। ओके, लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, लॉग का वैसे तो इतना यूज यहाँ पे पड़ता नहीं है। ओके, तो अगर आपको ऐसा दिया हुआ है log ऑफ a इंटू बी, तो आप लोग इसको लिख सकते हो log a प्लस log b। ओके, अगर आपको दिया हुआ है log ऑफ a अपॉन b, तो आप लोग लिख सकते हो log ऑफ a माइनस log ऑफ b। अगर दिया हुआ है log ऑफ x का स्क्वायर, तो ये 2 बाहर निकल आता है। ओके, अगर यहाँ पे वैसे तो बेस e है अभी के लिए। ओके, अगर यहाँ पर बेस सेम हो जाए log के साथ में, तो इसका आंसर होता है 1। ओके, log ऑफ 10 विद द बेस 10 मीन्स फॉर्मूला में कैसे लिख सकता हूँ, log a विद द बेस a, ये आपको मिल जाएगा 1। क्लियर एकदम। तो यहाँ पे क्या हुआ है, माइनस हुआ है आपका, तो आप लोग यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हो ln ऑफ b अपॉन ए। ln और log में ज़्यादा फर्क नहीं है, ln मतलब होता है log विद द बेस e, बस इतना सा फर्क है वहाँ पर। ओके, तो इसका आंसर क्या मिलने वाला है आपको, ln ऑफ b अपॉन a, या फिर यहाँ पे भी छोड़ सकते हो। चलिए, द मोमेंटम ऑफ पार्टिकल changes with time t according to the relation dp upon dt equals to 10 plus 2t. If the momentum is 0 at t equals to 0, what will be the momentum at t equals to 0 सेकेंड। देखो सबसे पहले यहाँ इसने हमको टाइम का लिमिट दिया है 0 to 10 का। ओके, इसके ऊपर मैं थोड़ी देर में आता हूँ जरा। सबसे पहले आपके लिए एक बेसिक क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लूँ, log ऑफ e विद द बेस x 1/x, इसका आंसर होगा आपका। ओके, x रेज टू n फॉर n-1 इट इज नॉट डिफाइंड। आइए, वेट, अच्छा, अरे रुको 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 रुको, ये तो log x होता है ना, सॉरी, n की पावर -1 मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर -1 dx, ये इंटीग्रेशन ऑफ 1/x बोल रहा है ना, डिफाइंड तो है log x, बस मैं इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता इसको, बाकी आंसर ऑप्शन में दिया हुआ है। अगर ये भी नहीं दिया होता तो नॉट डिफाइंड लिखते हम लोग। इसका देखिए जरा, इंटीग्रेशन ऑफ, देखो एडिशन रूल बिल्कुल डिफरेंशिएशन जैसा ही है, dx dx सबको सेपरेट कर दो, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ x की पावर 9 dx, तो ये आंसर क्या देगा आपको, x रेज टू 5+1 अपॉन 5+1, x रेज टू 7+1 अपॉन 7+1, x रेज टू 9+1 अपॉन 9+1, x रेज टू 6/6, x रेज टू 8/8, x रेज टू 10/10,
10। ठीक है, कोई ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर? 6, 8, 10, ऑप्शन डी। क्लियर एकदम? चलिए, सिंपल था। 2 × 1/x। चलिए सॉल्व किया जाए इसको। ए बी 2 dx/x। ओके, मतलब मैं इसको कैसा यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं? 2/x इंटू डी एक्स। तो 2 कॉमन निकल जाएगा, 2 कॉमन निकलते ही ए बी 1/x इंटू डी एक्स। क्या 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 मिल जाएगा मेरे को? ये 2 × ln(x). ओके, ए टू बी। अगला स्टेप क्या आएगा इसका? क्या मिल गया हमको? 2 × ln(x) ए टू बी। 2 × ln(b) माइनस ln(a). ओके, अभी आप लोग चाहे तो 2 मल्टीप्लाई करके इसको पावर भी दे सकते हो, या फिर देखो, सबसे पहली बात तो ऑप्शन ए और बी तो नहीं आएंगे यहाँ पर आंसर। ओके, तो आपका बी माइनस ए ना। देखो, अगर मैं डिवाइड भी करने जाता तो मैं क्या लिखता इसको? इक्वल्स टू 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग, या फिर ln ही लिखो फिलहाल के लिए, ln(b/a) और स्क्वायर देता ऊपर, तो 2 इंटू, इसको मैं लिख सकता हूँ लॉग विद द बेस e b/a। यहाँ पे a/b है, ये भी नहीं है, मेरा ऑप्शन सी आएगा आंसर। स्क्वायरिंग दे दो ऊपर, लॉग ऑफ e b/a का होल स्क्वायर, इट विल बिकम log e b²/a²। इंटीग्रेशन ऑफ, इसका आंसर अपना ये आ गया। ओके, चलिए आगे बढ़े। इसको देखिए जरा, इसका आंसर तो मैं यहीं पे लिख दूंगा। यह आपको मिलने वाला है 0 to x का लिमिट है। ये आपको मिल जाएगा log विद द बेस e 2 + 3x दी होल डिवाइडेड बाय d/dx ऑफ 2 + 3x। तो 1/3 तो बाहर बाहर निकल जाएगा आपका। log विद द बेस e 2 + 3x, जिसका लिमिट कितना है आपका? 0 to x। मतलब मेरे को x की जगह पे x रखना है सिर्फ, और कुछ भी नहीं करना। तो ये बन जाएगा 1/3 log विद द बेस e 2 + 3x। ओके, क्या आ जाएगा आपका आंसर? 2 + 3x। ऑप्शन ए, 1/3 log विद द बेस e 2 + 3x। क्लियर? चलिए, इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है हमको। फिजिक्स के अंदर हमको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम से मिलेंगे, जैसे कि ग्रेविटेशन टॉपिक में जब हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी पढ़ेंगे, तो ये हमको वहां पे देखने को मिलेगा, एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो एक काम करता हूँ, मैं सारे सवाल नहीं करने वाला, कुछ आपके लिए होमवर्क भी छोड़ने वाला हूं मैं। ओके, चलिए, तो अब चलते हैं अपने मेन क्वेश्चन के ऊपर, जो मैंने अभी छोड़ा था। ये देखिए, द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम t अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। क्या बोल रहा है ये? कि dp/dt कितना दिया गया है? 10 + 2t दिया गया है। आपको यहाँ से मोमेंटम मतलब p फाइंड करना है, जहां पर टाइम लिमिट दिया गया है 0 to 10 सेकेंड। जहां पर टाइम लिमिट कितना है आपका? 0 to 10 सेकेंड्स की टाइम लिमिट है। ओके, चलिए, अब देखिए जरा, यहां से मेरे को dp क्या मिलने वाला है? dp विल बिकम 10 + 2t इंटू dt। ओके, तो यहां से मुझको मिल जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dp, लगा दो, इंटीग्रेशन ऑफ 10 +
2t dt, यहां पर सेपरेट कर दो जरा इसको, तो इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 dt प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 2t dt। ओके, चलिए तो आपको रिलेशन मिल गया, इंटीग्रेशन ऑफ dp इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 10 dt प्लस 2 बाहर निकाल दो, इंटीग्रेशन ऑफ t इंटू डी टी। अब ध्यान रखना यहाँ पे 10 भी बाहर बाहर जाएगा ना, रुको, ये 10 है। अब देखो लिमिट टाइम पे कितना दिया है, जब मोमेंटम इज जीरो है, टी इक्वल टू जीरो, अगर टाइम जीरो है, टाइम के साथ में टाइम का लिमिट, अगर टाइम जीरो है तो उस वक्त मोमेंटम भी जीरो है। ओके, व्हाट विल बी द मोमेंटम जब टाइम 10 सेकंड होगा, जब टाइम 10 सेकंड होगा तो मोमेंटम मेरा पी हो जाएगा। सही बात है एकदम। तो यहां से तो मेरे को पी ही मिलने वाला है, टोटल पी इक्वल्स टू, यहां से क्या मिल जाएगा 10, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी क्या होता है आपका, टी होता है, तो टी 0 to 10 प्लस 2, टी का इंटीग्रेशन, टी की पावर 1 है, 1 + 1 मतलब टी स्क्वायर बाय 2 0 to 10। चलो सॉल्व कर लो इसको, तो ये 10 इंटू 10 होगा, लोअर लिमिट तो जीरो ही है, प्लस 2 इंटू इसका भी लोअर लिमिट जीरो है, माइनस करके जीरो है, जीरो ही मिलेगा, तो सिर्फ अपर लिमिट ही रखो, इट विल बिकम 10 स्क्वायर बाय 2। तो ये आपका बन जाएगा 100 प्लस 2 इंटू 100, 200/2 कितना मिल गया आपको, 100 प्लस 100, तो ये आपको मोमेंटम p इक्वल्स टू मिल जाएगा 200 kg मीटर पर सेकेंड। यूनिट की चिंता ना कीजिए, बस कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए आप लोग। ओके, मोमेंटम का यूनिट ही kg मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आइए यहाँ पर क्या दिया गया, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t a sin of omega t into dt where a and omega are constant। ये बाहर निकाल लो, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to t साइन ऑफ ओमेगा टी इंटू डी टी। साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, अभी देखा था हमने, तो इट विल बिकम माइनस ऑफ कॉस ऑफ ओमेगा टी 0 to t, ये अकेला नहीं होगा, डिवाइड होगा इसका डिफरेंशिएशन, किसका, ओमेगा टी का, जो अंदर फंक्शन बैठा है ना उसका, ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन। तो यहां पर इसका मिलने वाला है ओमेगा, तो ए ओमेगा माइनस ऑफ टी सब्स्टिट्यूट करूंगा तो ये बन जाएगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी, देन माइनस कॉस ऑफ ओमेगा इंटू जीरो, टी की जगह पे जीरो तो ओमेगा जीरो। तो आंसर क्या मिलने वाला है, आई इक्वल्स टू ए अपॉन ओमेगा माइनस कॉस ऑफ ओमेगा टी माइनस माइनस प्लस। ओके, कॉस जीरो आपका बन जाएगा 1, तो आंसर क्या मिल गया आपको, ए इंटू 1 माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, योर आई। क्लियर, चलिए आगे बढ़े। द वेलोसिटी v and displacement x of the particle executing simple harmonic motion are related as। okay, हम्म हम्म, हम्म, आ जाइए, चलिए जरा जितना हमको पता है उससे करके देखते हैं। इक्वेशन क्या दिया गया है, v इंटू डी वी बाई डी एक्स इक्वल्स टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्स वाले को एक्स के पास भेज दीजिए, तो जो टर्म जिसका है वो उसके साथ में ही रहे, तो माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। ओमेगा कॉन्स्टेंट है यहाँ पर, मान लो मैं मैं लिख देता हूँ ओमेगा इज कांस्टेंट।
ओके, अब दोनों साइड इंटीग्रेशन कर दो, v इंटू डी वी माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू डी एक्स। ये v की पावर 1 है और यहाँ पर भी डी वी है, तो मतलब v स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका एक्स स्क्वायर अपॉन 2। तो भैया यहाँ पर इसको इसको निकाल दो जरा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिल जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस ऑफ ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ओके, ठीक है, इसको इतने पे ही छोड़ दो, स्क्वायर करने की गलती मत करना यहाँ पर, क्योंकि स्क्वायर रूट होगा तो माइनस भी लपेटे में मिल जाएगा। ठीक है, चलिए, चलो यहाँ से तो कर चुके हैं ना हम लोग। अब आइए जरा एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। देखिए, अब तक क्या देखा है हमने, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स की पावर एन डी एक्स क्या होगा आपका, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन में एन प्लस वन, बस यही एक फॉर्मूला हर जगह यूज होगा आपका, और ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो पढ़ा ही होगा स्कूल में। आपने इक्वेशन ऑफ मोशन तो स्कूल में पढ़ा ही होगा, क्या था वो, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। ओके, नाउ आपको अगर याद हो तो आप लोग स्पीड को कैसे लिखते थे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम या डेल्टा टी लिखते थे आप लोग। ओके, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम, तो वहां पे एस होता था, यहाँ पे सिर्फ एक्स है। अगर ये लिमिट टेंडिंग टू जीरो हो जाए, टाइम बहुत छोटा हो जाए, तो लिमिट डेल्टा टी टेंडिंग टू जीरो, तो ये क्या बन जाएगा आपका, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आपका बन जाएगा डी एक्स बाई डी टी। क्या बन जाएगा ये, डी एक्स बाई डी टी आपका बन जाएगा, बहुत बढ़िया, ये आपका बन जाएगा डी एक्स बाय डी टी एंड दिस इज योर वी। ओके, चलिए फिर अब जरा यहाँ से डिफ्रेंसिएशन करके देखते हैं। तो यहाँ से आपको मिलने वाला है v इंटू डी टी, दिस इज योर डी एक्स। ओके, v इंटू डी टी और डी एक्स। अब मेरे को कुछ ना कुछ फॉर्मूला तो डिराइव करना ही है, तो सबसे पहला फॉर्मूला मैं कौन सा डिराइव करूँ, चलो ये वाला डिराइव करता हूँ मैं, सबसे पहला फॉर्मूला। तो मैं v की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, v की जगह पे मैं लिख सकता हूँ u प्लस ए टी इंटू डी टी, दिस इज डी एक्स। ओके, इक्वेशन क्या मिल गया मेरे को, डी एक्स इक्वल्स टू यू प्लस ए टी इंटू डी टी। आइए, सो दिस विल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स, यू प्लस ए टी पूरा कांस्टेंट है आपका। ओके, सॉरी सॉरी, यू और ए ही कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन ऑफ u प्लस ए टी इंटू डी टी। चलो जरा डी टी अंदर भेज दिया जाए, तो दिस विल बिकम डी एक्स इंटीग्रेशन ऑफ यू टी, सॉरी यू इंटू डी टी प्लस ए बाहर आ जाएगा, ये भी कांस्टेंट है, टी इंटू डी टी। तो ये तो आपका x बन जाएगा पूरा पूरा, यहाँ पे u बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी प्लस ए इंटू टी इंटू डी टी। तो u डी टी का पूरा इंटीग्रेशन t बन जाएगा, देन प्लस ए इंटू ये आपको मिल जाएगा टी स्क्वायर बाय टू एक्स। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे आपका s था, मैंने यहाँ पे x लिया, फॉर्मूला क्या आ गया, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। डिराइव हो गया ना सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। हमने क्लास 9 में कैसे इसको डिराइव किया था, बाय यूजिंग एरिया मेथड। ओके, अगर याद होगा तो, नहीं याद होगा तो कोई बात नहीं है। आ जाओ ये वाला क्वेश्चन किया जाए। एरिया दिया गया, पैराबोला दिया गया और आपको पूछा गया है कि x की इस लिमिट के लिए इस एरिया की वैल्यू क्या होगी। बहुत सिंपल है, y दिया गया है एक्स स्क्वायर, इंटीग्रेशन कर लो,
आई इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ वाई इंटू डी एक्स। तो भैया यहाँ पर मेरे को वाई क्या दिया गया है, एक्स स्क्वायर दिया गया है, इंटीग्रेशन कितना दिया गया है, 2 से 3 दिया गया है, तो क्या मिल जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 3, 2 to 3, इट विल बिकम 3 का क्यूब बाय 3 माइनस 2 का क्यूब बाय 3, तो 27 माइनस 8 दैट इज 19 बाय 3। ओके, एरिया इसके लिए मीटर स्क्वायर। इसके लिए आंसर क्या मिल जाएगा, साइन का डिफरेंशिएशन माइनस कॉस होगा और 2x भी डिवाइड होगा, ऑप्शन बी माइनस कॉस 2x प्लस 3 अपॉन 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस, सॉरी माइनस कॉस, तो 2 बाहर आ जाएगा प्लस सी, ऑप्शन ए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स क्यूब बाय 3 1 रखा है, देखो भाई बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स 0 to 1, और यही आपको वाई भी दिया गया ना, तो ये आपको मिल जाएगा एक्स क्यूब बाय 3 0 to 1, 1 रखने पे 1/3। क्या है, चिंदी चिंदी क्वेश्चन है सब। एक्स स्क्वायर दिया गया है, 0 to 2 पे एरिया पूछा गया है, 0 to 2 मतलब 8/3 आपका आंसर होगा। क्या सॉल्व करना है इसके लिए, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डी एक्स, लिमिट 0 to 2, एक्स क्यूब बाय 3 0 to 2, 8/3 माइनस 0/3, आंसर विल बिकम 8/3 मीटर स्क्वायर। क्लियर। साइन का माइनस कॉस होता है तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स होता है आपका साइन एक्स, वो भी पॉजिटिव में। क्लियर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ 0 to π/2 कॉस ऑफ 3t इंटू डी टी, क्या क्या मिल जाएगा, सबसे पहले आपको मिलेगा साइन ऑफ 3t अपॉन 3 0 to π/2, 3t का भी डिफ्रेंसिएशन होगा ना जो कि डिवाइड में होगा, तो ये 1/3 बाहर जाएगा, तो ये साइन ऑफ 3t की जगह पे π/2 माइनस ऑफ साइन ऑफ t की जगह पे 0, तो साइन 370 मतलब साइन 3π/2, 3π/2 एंगल में निकाल के देखो भी क्या मिलने वाला है, 180 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल, 90 270 डिग्री, साइन 90 1 होता है, साइन 270 -1 होगा आपका, तो ये आपको मिलने वाला है 1/3 -1 साइन 0 0, आंसर विल बिकम -1/3, ऑप्शन बी। क्लियर। चलिए चलिए सारे सॉल्व हो गए यार, बस इंटीग्रेशन आपका इतने के लिए काफ़ी है, बाकी इसके बाद कोई प्रॉब्लम है नहीं लगता मुझे। ओके, तो यहाँ पर अगर मुझे इसका एरिया लिखना होगा तो मैं टोटल एरिया क्या लिख सकता हूँ, डेफिनेटली ये कोई y एज एफ ऑफ एक्स दिया होगा, तो टोटल एरिया कितना मिलने वाला है, सबसे पहले तो ये आपको लिमिट पता रहनी चाहिए, x इनिशियल, ये लिमिट होगा आपका x फाइनल, तो एरिया इक्वल्स टू x इनिशियल टू x फाइनल y इंटू डी एक्स, खत्म। इतना ही होगा इसका आपका फॉर्मूला। ठीक है बच्चा पार्टी, तो यहाँ पे अपना इंटीग्रेशन होता है कंप्लीट। अब अगर आपको इसके ऊपर प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग चाहिए तो देन प्लीज टेल मी कि सर हमको प्रॉपर क्वेश्चन सॉल्विंग की सीरीज चाहिए जिसके अंदर आप हमको कैलकुलस के क्वेश्चन करवाएंगे। ओके बच्चों, इंटीग्रेशन का हालांकि इतना कुछ यूज नहीं होता, सिर्फ यहाँ पे हम लोग एरिया वगैरह निकालने के लिए और एक्स की पावर एन का ही ज़्यादातर यूज करते हैं सी टी लेवल पे, अदरवाइज मैथ्स के अंदर इंटीग्रेशन काफ़ी डेप्थ में आपको दिया गया। ठीक है, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत, लव यू ऑल। और मैंने इसकी प्रैक्टिस शीट ओके वहाँ पे अपलोड कर दी, कहाँ पे, अपने टेलीग्राम में अपलोड कर दिए, और अगर आपको डायरेक्ट ज्वाइन होना है तो यहाँ पर मैं आपको लिंक दिए देता हूँ, 2 मिनट। क्या हुआ, आ जाइए। ओके, तो आप इसको स्कैन करके सीधा ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, उसके अंदर बेसिक मैथ्स का लिंक मैंने दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, चलिए तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, टिल देन टाटा बाय बाय, जय हिंद जय भारत,
लव यू ऑल। और जो कोई भी डाउट हो आप लोग डाउट के डिस्कशन ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, उसका भी पोस्ट किए देता हूँ मैं। ओके, ये है अपना डाउट ग्रुप, और जो पहला वाला है वो है अपना लेक्चर्स का ग्रुप जिसके अंदर लेक्चर्स जाते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए तो अब अपना स्टार्ट होगा। देखिए अब अपना एक ही लेक्चर बचा हुआ है जिसके अंदर अगर दो किए जाए तो एक के अंदर क्वेश्चन सॉल्विंग करवा दूंगा और एक के अंदर आपको सिखा दूंगा मैं मास डेंसिटीज। ओके, फिर इसके बाद स्टार्ट होगा अपना वेक्टर्स, और आफ्टर वेक्टर्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट सिलेबस में है बट मैं स्टार्टिंग में नहीं लूंगा उसको। आई विल टेक आफ्टर 3 to 4 चैप्टर्स। ओके, इसके बाद स्टार्ट होगा अपना मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब क्लास 11 का टेक्स्ट बुक में वो मोशन इन प्लेन के नाम से दिया हुआ है बट उसके अंदर स्ट्रेट लाइन भी इंक्लूड है। ओके बच्चों, चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। और लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके बताना आप लोग, ठीक है, चलिए।